जय हिंद दोस्तों। सेट वन फिजिक्स ऑब्जेक्टिव में आपका स्वागत है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर वन है 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता कितना होगा। ये तो सभी को पता होगा कि बड़े बूंद की धारिता कितना होगा। 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक अगर बड़ा बूंद बनाएगा तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड होगा। और इसका फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो बड़े बूंद की धारिता बराबर होता है एन का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। एन का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। तो 64 का पावर 1/3 दीजिएगा तो आ जाएगा 4, और 4 को 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 20। ठीक है, तो 64 समरूप बूंद जिन्हें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। इसका सही जवाब हो गया 20 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आते हैं दोस्तों, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चुंबकशीलता चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता का मात्रक नहीं, सॉरी, बीमीय सूत्र होगा यहाँ पर, बीमीय सूत्र। चुंबकशीलता का बीमा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकशीलता का बीमा क्या होगा। तो सर्वप्रथम तो चुंबकशीलता का मात्रक आपको दिमाग में होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो अगर इसका न्यूटन है तो बल है। अब बल का आप लोग जानते हैं बीमा क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, और बाय में ए स्क्वायर यानी आई स्क्वायर। चाहे तो हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, धारा के लिए। और अगर ये ऊपर जाएगा तो एम एल टी का पावर -2 और आई का पावर -2 हो जाएगा। यानी इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 आई का पावर -2। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र हो जाएगा एम एल टी का पावर -2 आई पावर -2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दोनों श्रेणी क्रम में है और उसका समांतर क्रम ये 6 है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताना है। पहला ऑप्शन है 1/9 माइक्रोफैराड, दूसरा है 9 माइक्रोफैराड। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, देखिए ध्यान से। दोनों यहाँ पर 6 और 6 दोनों श्रेणी क्रम में है। ये जो देख रहे हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में ये दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ये 3 माइक्रोफैराड। क्या बन जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। क्योंकि श्रेणी क्रम में अगर दोनों समान रहेगा तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है सी एस बराबर C/N। क्या होता है? C/N। जितना बार जोड़ेंगे उतना से भागा। तो कै बार जोड़ रहे हैं? 2 बार जोड़ रहे हैं। 6 में 2 से भागा दीजिएगा, क्या आएगा? 3 माइक्रोफैराड। यानी ये दोनों मिलके बन गया 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 और ये 6 दोनों क्या चीज़ हो? समांतर क्रम है। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या था? CP बराबर C1 + C2। तो C1 हो गया 3 और C2 हो गया 6, 6 3 9 माइक्रोफैराड इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका सही जवाब 9 माइक्रोफैराड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। बीटा किरण विक्षेपित होता है। दोस्तों बीटा किरण कहाँ विक्षेपित होता है? पहला ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, तीसरा है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तीसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं दोस्तों। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में, दिमाग रखना है। एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, R/√R² प्लस ω² L²। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, R/√R² प्लस ω² L²। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। एल आर परिपथ का प्रतिबाधा होता है। दोस्तों प्रतिबाधा कहे या प्रतिघात कहे एल आर परिपथ का, वो क्या होता है? √R² प्लस ω² L²। ठीक है, सभी को याद होगा दोस्तों, एल आर परिपथ प्रतिबाधा क्या होता है? √R² प्लस ω² L²। ठीक है, जिसको हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? दोस्तों विद्युत वाहक बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ml² टी के पावर -3 आई पावर -1, और दूसरा है ml² टी के पावर -2 आई पावर -1। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला था E बराबर W/Q। क्या होता है? W/Q। W क्या चीज़ है? कार्य है। कार्य का बीमीय सूत्र होता है L² और टी का पावर -2। अब बाय क्यू को होता है IT।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ml² तो होबे करेगा और t की पावर -2 में t घटाइएगा तो -3 हो जाएगा, i की पावर नीचे 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी ml² t की पावर -3 और i की पावर -1, यानी इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर मात्रक होता है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन गुस्सा के भाग जाता है। रुको, एम्पियर घंटा मात्रक होता है दोस्तों। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन पावर है, दूसरा ऑप्शन चार्ज है। तो एम्पियर घंटा मात्रक देखिए क्यू बराबर फॉर्मूला आता है आई टी, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या आता है? आई टी। आई है धारा, धारा मतलब एम्पियर, टी है समय, समय मतलब सेकेंड भी होता है, घंटा भी होता है, वर्ष भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आवेश। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं दोस्तों। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिघात का मात्रक जो है वो सही है आपको ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, दिमाग में रखना। चालकत्व पूछता, चालकत्व का मात्रक क्या होता है? इसका होता है महो। चालकत्व का मात्रक उसे डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, चालकत्व को। और चालकत्व किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, जब एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका परिसर क्या होता है? दोस्तों एमीटर को जब शंट करेंगे तो उसका परिसर क्या होगा? परिसर मतलब होता है कि उसकी माप सीमा क्या होता है, बढ़ेगा या घटेगा। तो दोस्तों एमीटर को शंट करने पर उसका प्रतिरोध जो है कम हो जाएगा, जिसका उसका माप सीमा बढ़ जाता है। ठीक है, यानी उसका परिसर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों। तप्त तार एमीटर, सॉरी यार, तप्त तार एमीटर क्या मापता है? दोस्तों तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान मापता है, यानी RMS AC। RMS AC का मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर, AC मतलब हुआ प्रत्यावर्ती धारा। तो तप्त तार एमीटर क्या मापता है? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है, यदि N1 प्राथमिक कुंडली और N2 द्वितीय कुंडली का फेरा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें आपको ऊपर जो है फेरा कम होता है और नीचे में जो है फेरा ज़्यादा होता है। ठीक है, नीचे में फेरा ज़्यादा होता है और ऊपर में फेरा क्या होता है? कम होता है। ठीक, मान लीजिए ये ऊपर वाला फेरा N1 है, नीचे वाला फेरा N2 है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? N1 लेस N2, यानी ऊपर में फेरा कम होगा और नीचे में फेरा ज़्यादा होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको? इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होगा इसका सही जवाब होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यही बात करते हैं ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होगा? तो एम्पियर मीटर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत कार्य करता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ये किस सिद्धांत कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा जो होती है E बराबर H न्यू होता है। क्या होता है? E बराबर H न्यू होता है और न्यू बराबर होता है C बाय लेमडा, इसलिए प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होता है HC बटे लेमडा, यानी ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं दोस्तों। सबसे महत्तम वेधन क्षमता किसका होता है? दोस्तों सबसे महत्तम वेधन क्षमता गामा किरण का होता है। किसका होता है? गामा किरण का। अल्फा किरण का सबसे अधिक आयन क्षमता होता है और सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं दोस्तों। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक होता है। पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक सबसे अधिक क्या होता है पी टाइप अर्धचालक में? तो आप लोग को पता होगा पी टाइप में सबसे ज़्यादा होल होता है, छिद्र जिसे कहते हैं। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है? बहुसंख्यक होल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होता है दोस्तों? तो एन टाइप अर्धचालक में सबसे ज़्यादा होता है आपको इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में सबसे ज़्यादा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में क्या होता है? होल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं दोस्तों। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है? दोस्तों एंड गेट का बूलियन व्यंजक जो होता है आपको यहाँ पर दिया है। पहला ऑप्शन A+B बराबर C, दूसरा है C भी दे सकते हैं, Y भी दे सकते हैं, दूसरा है A.B बराबर C। इसका सही जवाब है A.B बराबर C। एंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? A.B बराबर C, या कहीं कहीं पर Y बराबर A.B भी दे देता है। दोनों सही बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है दोस्तों? और मतलब जोड़, तो और गेट का बूलियन व्यंजक आप लोग को पता होगा। और गेट का बूलियन व्यंजक होता है Y बराबर A+B।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी, कौन सा भाग दृश्य भाग में पड़ता है? पहला ऑप्शन है बामर, दूसरा है लाइमन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग दृश्य भाग में पड़ता है? तो यहाँ पर आपको होगा बामर सीरीज। क्या होगा? बामर सीरीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सा भाग पराबैंगनी भाग में पड़ता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग पराबैंगनी भाग में पड़ता है? तो आप लोग को सही जवाब है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है वो पराबैंगनी भाग में पड़ता है, और बामर सीरीज जो है वो दृश्य भाग में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है? तो अवरक्त भाग में कौन नहीं पड़ता है? तो हमफ्रीज फुंड ब्रैकेट जो है ये अवरक्त भाग में पड़ता है। तो लाइमन जो है ये पराबैंगनी भाग में पड़ता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइमन। कत अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, कत अवरक्त भाग में कौन पड़ता है? तीनों हो जाता, हमफ्रीज फुंड और ब्रैकेट। ठीक है। अवरक्त भाग में कौन नहीं पड़ेगा? लाइमन नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइमन जो है वो पराबैंगनी भाग में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कहता है ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितना होगा? तो ये देखो, ये दोनों तो आपको समांतर क्रम में है, तो 3 और 2 बन गया 5, 3 और 2 क्या बन गया? 5, और ये है 4, तो दोनों ये दोनों जुड़ने पर 5 बना, और ये 4, दोनों सीरीज में हो जाएगा। और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला सीधा जवाब C1 गुना C2, C1 गुना C2, अब बटा C1 जोड़ C2 कर दीजिए, C1 जोड़ C2। तो C1 गुना C2, तो इसका मान आया 5 और इसका है 4, तो 5 गुना 4, अब बटा 5 जोड़ 4 कीजिए, तो 5 गुना 4 20, 20 बटा 5 जोड़ 4 यानी 9, 20 बटा 9, अब माइक्रोफेराड लगा दीजिए, 20 बटा 9 माइक्रोफेराड, इसका सही जवाब हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं दोस्तों, किसी तार में 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। ये तो क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में होगा। ठीक है। किसी तार में 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, यदि तार का प्रतिरोध 5 ओम तथा विभवांतर 7 वोल्ट हो तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो दोस्तों ऊष्मा निकालना है तो आपको पता होगा Q बराबर होता है V²T/R। क्या होता है? V²T/R। इससे हम ऊष्मा जो निकालेंगे वो जूल में निकलेगा, और जूल में निकलने के बाद जो है आप जो है 4.2 से डिवाइड कर दीजिएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी। क्या हो जाएगा? 2800 कैलोरी। कई बार बता चुके हैं, इसलिए इसका सूत्र दे दिए, Q बराबर V²T/R दीजिएगा तो जूल में ऊष्मा निकलेगा। उसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल, तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। इसका सही जवाब हो गया 2800 कैलोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 26 है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टेज 440 वोल्ट हो तो आभासी वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों आभासी वोल्टेज को ही आप लोग रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहते हैं, और आभासी वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होगा V0/√2। क्या हो जाएगा दोस्तों? V0/√2। शिखर वोल्टेज में √2 भागा दे दीजिए, वो आ जाएगा आपको आभासी वोल्टेज। शिखर वोल्टेज है 440, 440 में √2 भागा दीजिएगा तो आएगा 220√2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 27 है कि एक द्वितल लेंस म्यू बराबर 1.5 के दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या जो है वो 20 cm है। लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस का क्षमता इसमें निकालना है, और आप लोग को बता देते हैं कि लेंस की क्षमता कैसे निकलेगा दोस्तों। तो इसका लेंस में का फॉर्मूला आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। लेंस में का फॉर्मूला होता है 1/f = म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 घटा 1/r2। 1/r1 घटा 1/r2 होता है। म्यू का मान है 1.5। ये सब बैठा के सॉल्व जब कीजिएगा तो फोकस दूरी निकलेगा। अब फोकस दूरी जब निकल जाएगा तो फोकस दूरी आपको निकलेगा 20 cm। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा फोकस दूरी कितना निकलेगा, 20 cm। और क्षमता निकालना है तो आप क्षमता कैसे निकाल सकते हैं? तो P बराबर होता है, P बराबर 100/f, तो 100/20, यानी इसका सही जवाब होगा 5 डायोप्टर। ठीक है। लेंस में का फॉर्मूला से पहले फोकस दूरी निकाल लेना है, उसके बाद जाकर हमको क्षमता निकाल लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं, आभासी धारा का मान होता है। देखिए आभासी धारा को हम लोग रूट मीन धारा भी कहते हैं। आभासी धारा का मान होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आभासी धारा जो होता है वो शिखर धारा बटे √2 होता है। यानी अगर हम कहेंगे IRMS क्या होता है, IRMS मतलब हुआ आभासी धारा या वर्गमाद मूल धारा। इसका सही फॉर्मूला होता है I0/√2, और I0 को बोलते हैं हम लोग शिखर धारा, शिखर धारा बटे √2। इसका सही जवाब हुआ ए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।